राजू, ये बच्ची यहाँ कौन छोड़ गया? ये भगवान ने हमें दी है हमारे सूने घर को भरने के लिए। हम इसे कभी किसी को नहीं देंगे। कल तक तो इनकी गोद सूनी थी। बच्ची तो देख, राजघराने जैसी लगती है। सर, इन भिखारियों ने ही चुराई है मेरी बच्ची। इसे अभी गिरफ्तार कर लीजिए। सर, मैं चोर नहीं हूँ, ये मुझे कचरे में मिली थी। मेरा घर यही है। अगर आप मेरे असली बाप हैं, तो मेरे बापू को जेल क्यों भेज रहे हैं? माँ। शहर की ऊंची अट्टालिकाओं की परछाइयां जहां खत्म होती थीं, वहीं से लाल बस्ती शुरू होती थी। ये वह जगह थी जहां हवा में भी लोहे के जंग और सड़ते हुए प्लास्टिक की महक घुली रहती थी। इसी बस्ती की एक ढहती हुई दीवार के सहारे राजू और पार्वती का आशियाना था। राजू, जिसका शरीर कड़कती धूप में तपकर तांबे जैसा काला पड़ चुका था, और पार्वती, जिसके चेहरे पर गरीबी ने वक्त से पहले ही झुर्रियां लिख दी थीं। उनकी जिंदगी का हर दिन एक जैसा था। सुबह 4 बजे उठना, फटे हुए बोरों को संभालना और फिर शहर के कूड़ेदानों में अपनी किस्मत तलाशना। लेकिन उनके बीच एक गहरी खामोश टीस थी। पार्वती अक्सर सूनी आंखों से पड़ोस के बच्चों को खेलते देखती और फिर अपने खाली आंचल को भिगो लेती। राजू उसे देखता तो उसका दिल कचोटता, पर कुदरत के फैसले के आगे वह बेबस था। वह तपती दोपहर और वो मासूम चीख। उस दिन गर्मी अपने चरम पर थी। लू के थपेड़े चेहरे को झुलसा रहे थे। राजू शहर के सबसे अमीर इलाके साकेत विहार की एक सुनसान गली में कबाड़ ढूंढ रहा था। वहां एक बहुत बड़ा लोहे का डस्टबिन था। राजू ने अपना लोहे का हुक उसमें डाला और कचरे को ऊपर नीचे करने लगा। तभी उसे लगा कि अंदर कुछ हिल रहा है। अचानक उसे एक दबी हुई, घुटती हुई सिसकी सुनाई दी। राजू का हाथ रुक गया। उसने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा। उसने सावधानी से गत्ते के बड़े डिब्बे हटाए। जैसे जैसे वह कचरा हटाता गया, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। सबसे नीचे एक काले प्लास्टिक के बैग के अंदर मखमल के बेहद कीमती और कपड़े में लिपटी एक बच्ची पड़ी थी। उसकी उम्र मुश्किल से 2 साल रही होगी। धूप और प्यास की वजह से उसके होंठ सफेद पड़ गए थे और चेहरा नीला पड़ रहा था। उसके गले में हीरे जैसा चमकता एक छोटा सा पेंडेंट था। वह बच्ची मौत के बहुत करीब थी। राजू ने उसे झट से बाहर निकाला। उसने इधर उधर देखा, गली सुनसान थी। उसने अपनी बोतल का आखिरी बचा हुआ पानी बच्ची के होंठों से लगाया। बच्ची ने एक लंबी लड़खड़ाती हुई सांस ली और अपनी नन्ही आंखों को आधा खोला। उसने राजू की काली गंदी उंगली को अपनी मुट्ठी में ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ तिनके का सहारा लेता है। राजू का शरीर कांपने लगा। वह जानता था कि अगर वह इसे अस्पताल ले गया तो पुलिस एक कबाड़ वाले की बात कभी नहीं मानेगी। उसे किडनैपर कहकर जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने उसे वहीं छोड़ दिया तो यह मासूम दम तोड़ देगी। उसने उस बच्ची को अपने मैले बोरे के अंदर खाली बोतलों और गत्तों के बीच छुपाया और पागलों की तरह अपनी बस्ती की तरफ भागने लगा। जब वह अपनी झोपड़ी पहुंचा तो पार्वती उसे देखकर घबरा गई। राजू, पुलिस पड़ी है क्या पीछे? ऐसे क्यों भाग रहे हो? राजू ने बिना कुछ बोले बोरे को जमीन पर रखा और उस कोहिनूर को बाहर निकाला। पार्वती की तो जैसे सांसें थम गईं। उसने उस अधमरी बच्ची को अपनी गोद में लिया। ये किसकी है राजू? राजू ने हाँफते हुए सब बताया। इसे कूड़े में फेंका गया था पार्वती। अगर मैं नहीं उठाता तो चींटियां और कुत्ते इसे खा जाते। पार्वती ने उस बच्ची को सीने से ऐसे लगाया जैसे वह उसका खोया हुआ टुकड़ा हो। उसने उसे नहलाया, उसके खून के धब्बे साफ किए। जब उस बच्ची ने होश में आकर पार्वती को मां जैसा कुछ बुदबुदाया तो पार्वती दहाड़े मारकर रो पड़ी। राजू, यह भगवान ने हमें दी है हमारे सूने घर को भरने के लिए। हम इसे कभी किसी को नहीं देंगे। संघर्ष की पहली सीढ़ी, लेकिन पालना इतना आसान नहीं था। अगले दिन से ही मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बच्ची, जिसका नाम उन्होंने सपना रखा, बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। राजू के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वह अपनी कबाड़ की दुकान पर गया और गिड़गिड़ाया, सेठ, कुछ पैसे पेशगी दे दो, बेटी बहुत बीमार है। सेठ ने उसे धक्का देकर भगा दिया। जाओ ओए, कल ही तो पैसे ले गया था, अब यहां से भाग वरना पुलिस बुला लूंगा। राजू हारा नहीं। उसने उस दिन 18 घंटे कबाड़ बीना। उसने लोगों की दुत्कार सुनी, गलियों से धक्के खाए, यहां तक कि एक ढाबे वाले की झूठी प्लेटें भी साफ की ताकि उसे 50 रुपए मिल सकें। पार्वती ने अपनी शादी का इकलौता चांदी का छल्ला बेच दिया ताकि सपना के लिए दूध और दवा आ सके। बस्ती के लोग शक करने लगे थे। पार्वती, कल तक तो तेरे गोद सूनी थी,
यह परी जैसी बच्ची कहां से आ गई? पार्वती ने झूठ बोलने का कड़ा घूंट पिया। मेरी बहन की बेटी है, उसकी मौत हो गई तो मैं ले आई। हर रात राजू और पार्वती डर के साए में सोते थे। बाहर पुलिस की गाड़ी निकलती तो उनकी जान हलक में आ जाती। राजू ने सपना की वह सोने की चेन और वो मखमली कपड़े एक पुराने टिन के डिब्बे में डालकर अपनी झोपड़ी के नीचे गहराई में गाड़ दिए। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी इस सच को बाहर नहीं आने देगा। राजू अब सिर्फ कबाड़ वाला नहीं रहा था, वह एक बाप बन चुका था। वह रात रात भर जागकर लकड़ी के खिलौने बनाता ताकि सपना सुबह उठकर मुस्कुरा सके। पार्वती ने अपनी पुरानी साड़ियों को सिल सिल कर उसके लिए कपड़े बनाए। उनके पास खुद के लिए रोटी नहीं होती थी, लेकिन सपना के लिए हमेशा दूध का इंतजाम रहता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सपना अब पैरों के बल चलने लगी थी। वह राजू के कबाड़ वाले बोरे को पकड़कर खड़ी होती और अपनी तोतली आवाज में कहती, बापू। राजू को लगता जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। उसे नहीं पता था कि यह सुकून बस एक तूफान के आने से पहले की शांति है। वह यह भी नहीं जानता था कि जिस बच्ची को वह अपनी मान बैठा है, उसका असली पिता शहर का सबसे ताकतवर आदमी है, जो आज भी अपनी बेटी की तलाश में जमीन आसमान एक कर रहा है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। राजू और पार्वती ने अपनी पूरी जिंदगी सपना के नाम कर दी थी। जो राजू कभी शराब और थकान में डूबा रहता था, अब वह सुबह 4 बजे उठकर शहर की सड़कों पर कबाड़ बीनता ताकि सपना को स्कूल की फीस और नई किताबों की कमी न हो। अब सपना 12 साल की हो चुकी थी। गरीबी की धूल में पली बड़ी होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक राजसी तेज था। वह सरकारी स्कूल की सबसे होनहार छात्रा थी। पार्वती ने उसे सलीका सिखाया था और राजू ने उसे मेहनत की अहमियत। बस्ती के लोग आज भी उसे देखते तो कहते, ये कबाड़ वाले के घर में कोहिनूर कहां से आ गया? राजू और पार्वती ने उस सच को मिट्टी के बहुत गहरे नीचे दबा दिया था। सपना के वे बचपन के कपड़े और सोने की चेन आज भी झोपड़ी के एक गुप्त कोने में दबे थे, जिस पर राजू ने भारी कबाड़ की बोरियां रख दी थीं। वह मनहूस मोड़ एक दिन सपना के स्कूल में एक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति और समाज सेवी मिस्टर समीर सिंघानिया को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। राजू और पार्वती अपनी फटी हुई लेकिन साफ धोती और कमीज पहनकर स्कूल पहुंचे। उनके लिए वह गर्व का दिन था, क्योंकि सपना को पूरे जिले में प्रथम आने के लिए सम्मानित किया जाना था। समारोह शुरू हुआ। जैसे ही मंच पर सपना का नाम पुकारा गया, वह गरिमा के साथ आगे बढ़ी। समीर सिंघानिया ने जैसे ही सपना को पदक पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया, उनकी नजर सपना की गर्दन के ठीक नीचे मौजूद एक अजीब से निशान पर पड़ी। वह एक जन्म चिन्ह था जो बिल्कुल एक छोटे से तारे स्टार जैसा दिखता था। समीर के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने 10 साल पुराना वह मंजर घूम गया जब उनकी 2 साल की बेटी सिया अपनी आया के साथ पार्क से गायब हो गई थी। उनकी सिया की गर्दन पर भी ठीक वैसा ही निशान था। संदेह का बीज समीर सिंघानिया उस रात सो नहीं पाए। उन्होंने तुरंत अपने प्राइवेट जासूस को बुलाया। मुझे उस लड़की सपना के बारे में हर जानकारी चाहिए। वह किसके पास रहती है, कहां पैदा हुई, सब कुछ। अगले 2 दिनों के अंदर राजू और पार्वती की पूरी कुंडली समीर की मेज पर थी। जासूस ने बताया, साहब ये लोग कबाड़ बीनते हैं। बस्ती वाले कहते हैं कि 10 साल पहले इनके पास कोई बच्चा नहीं था और अचानक एक दिन ये इस बच्ची को कहीं से ले आए। कोई अस्पताल का रिकॉर्ड नहीं है, कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। समीर का शक यकीन में बदलने लगा। उनके दिल ने कहा कि यह उनकी ही सिया है, जिसे उन्होंने मरा हुआ मान लिया था। झोपड़ी पर पुलिस का धावा तीसरे दिन की सुबह, जब राजू अपनी कबाड़ की गाड़ी तैयार कर रहा था, अचानक 3 पुलिस की गाड़ियां और समीर सिंघानिया की काली लग्जरी कार ने उनकी झोपड़ी को घेर लिया। बस्ती में हड़कंप मच गया। राजू कबाड़ वाला कौन है? पुलिस इंस्पेक्टर ने गरजते हुए पूछा। राजू बाहर आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। जी साहब, मैं हूं। क्या खता हो गई? समीर सिंघानिया कार से नीचे उतरे। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। तुमने मेरी बेटी को अगवा किया था। 10 साल तक तुमने उसे इस गंदगी में रखा, उसे भिखारी की तरह पाला। कहां हैं वो कपड़े जो उसने उस दिन पहने थे? पार्वती झोपड़ी से बाहर निकली और सपना को अपने पीछे छुपा लिया। साहब, आप गलत समझ रहे हैं, यह हमारी बेटी है। झूठ! इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा और सिपाहियों को झोपड़ी की तलाशी लेने का हुक्म दिया। पुलिस ने कबाड़ की बोरियां इधर उधर फेंक दी। राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी एक सिपाही ने झोपड़ी के कोने की मिट्टी खोदी और वह पुराना टिन का डिब्बा बाहर निकाला। जब डिब्बा खुला तो उसके अंदर से वही मखमली कपड़े
और सोने की चेन निकली जिस पर एस सिया लिखा था। समीर सिंघानिया ने उन कपड़ों को अपने हाथ में लिया और फूट फूट कर रो पड़े। यही कपड़े थे, यही चेन थी। इंस्पेक्टर, इस चोर को गिरफ्तार करो, इसने मेरी बेटी की जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए। पुलिस ने राजू को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बोल, कहां से चुराया था बच्ची को? किसके लिए काम करता है तू? सपना चिल्ला रही थी। मेरे बापू को छोड़ दो, ये चोर नहीं है। लेकिन कानून और दौलत के आगे एक गरीब की आवाज कौन सुनता? राजू को हथकड़ी पहना दी गई और घसीटते हुए पुलिस वैन में डाल दिया गया। पार्वती बदहवास होकर गाड़ी के पीछे भागी। साहब, हमने उसे पाला है, हमने उसे जिंदगी दी है, हमें मत अलग करो। समीर सिंघानिया ने सपना का हाथ पकड़ा। बेटा, तुम इस गंदगी के लिए नहीं बनी हो, तुम एक शहजादी हो, चलो अपने असली घर। सपना ने अपना हाथ छुड़ा लिया और रोते हुए कहा, मेरा घर यही है। अगर आप मेरे असली बाप हैं तो मेरे बापू को जेल क्यों भेज रहे हैं? पूरे शहर में खबर फैल गई। करोड़पति की बेटी को अगवा करने वाला कबाड़ वाला गिरफ्तार। राजू पर अपहरण, साक्ष्य छुपाने और चोरी के संगीन इल्जाम लगा दिए गए। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा राजू बस यही सोच रहा था कि क्या एक मासूम की जान बचाने का इनाम यही होता है। राजू जेल की सलाखों के पीछे था और सपना अब शहर के सबसे आलीशान बंगले सिंघानिया विला में पहुंच चुकी थी। उसे मखमल के बिस्तर, रेशमी कपड़े और 56 भोग दिए गए, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। समीर सिंघानिया की पत्नी यानी सपना की असली मां उसे गले लगाने दौड़ती, लेकिन सपना पीछे हट जाती। उसके लिए यह औरत और यह महल पूरी तरह अनजाने थे। वह बार बार एक ही रट लगाए बैठी थी। मुझे मेरी मां पार्वती और बापू राजू के पास जाना है। उन्होंने मुझे कचरे से उठाकर पाला है, उन्होंने मुझे इंसान बनाया है, भिखारी नहीं। अमीर बाप की खोज समीर सिंघानिया को पहले तो बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि राजू ने सपना का ब्रेन वॉश कर दिया है, लेकिन जब सपना ने खाना पीना छोड़ दिया तो समीर ने सच जानने का फैसला किया। वे चुपचाप उस बस्ती में पहुंचे जहां राजू रहता था। समीर ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने सोचा था कि लोग राजू की बुराई करेंगे, लेकिन जो उन्होंने सुना उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। बस्ती का एक बूढ़ा बोला, साहब, राजू और पार्वती ने अपनी भूख मारकर उस बच्ची को खिलाया है। तपती दोपहरी में राजू कबाड़ बीनता था ताकि सपना स्कूल जा सके। उसने कभी उस बच्ची को कबाड़ छूने तक नहीं दिया। वह कहता था कि मेरी बेटी बड़ी अफसर बनेगी। एक और औरत बोली, साहब, जब सपना बीमार होती थी तो पार्वती रात रात भर जागकर दुआएं मांगती थी। वो दोनों तो खुद फटे कपड़ों में रहते थे, पर सपना को हमेशा राजकुमारियों की तरह साफ सुथरा रखते थे। समीर सिंघानिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि जिस शख्स को उन्होंने चोर कहकर जेल भेजा, उसने दरअसल उनकी बेटी की जान बचाई थी और उसे संस्कार दिए थे। जेल से रिहाई और सच्चाई का सामना समीर सिंघानिया तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और राजू पर लगे सारे केस वापस ले लिए। वे खुद अपनी गाड़ी में राजू को सम्मान के साथ जेल से बाहर लेकर आए। समीर ने राजू का हाथ पकड़कर कहा, राजू भाई, मुझे माफ कर दो, मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मैंने सोचा कि तुमने मेरी बेटी को चुराया है, पर सच तो यह है कि तुमने उसे वह प्यार दिया जो मैं शायद कभी नहीं दे पाता। समीर राजू और पार्वती को अपने बंगले पर ले आए। जैसे ही सपना ने राजू और पार्वती को देखा, वह दौड़कर उनके गले लग गई। यह मिलन देखकर समीर और उनकी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। एक अनोखा फैसला सपना को सच बताना जरूरी था। राजू ने भारी मन से सपना का हाथ पकड़ा और समीर सिंघानिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, ये तेरे असली माँ बाप हैं। हम तो सिर्फ तेरी रखवाली करने वाले थे। तुझे इन्हीं के साथ इस बड़े घर में रहना होगा। सपना रोने लगी। नहीं बापू, आप ही मेरे सब कुछ हो। समीर सिंघानिया आगे आए और बोले, नहीं राजू भाई, मैं अपनी बेटी को आपसे दूर नहीं करूंगा। आप और पार्वती अब इसी बंगले के ठीक सामने वाले पक्के घर में रहेंगे जो मैंने आज ही आपके नाम किया है। आप अब कबाड़ नहीं बीनेंगे, बल्कि मेरे बिजनेस में पार्टनर होंगे। राजू ने मना करना चाहा, पर समीर ने उसे गले लगा लिया। नया सवेरा अब नताशा, सपना अपने असली माँ बाप के पास रहती थी, लेकिन उसका दिल आज भी उस कबाड़ वाले बापू के पास धड़कता था। वह दिन में एक बार भागकर सामने वाले पक्के घर में जाती, जहां पार्वती उसके लिए वही सादा खाना बनाती जिसे सपना बड़े चाव से खाती। सपना अब बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है ताकि उन गरीब बच्चों का इलाज कर सके जो कचरे के ढेर में लावारिस छोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता सिर्फ खून का नहीं,
बल्कि एहसास और त्याग का होता है। उस कबाड़ वाले ने अपना पेट काटकर एक पराई बच्ची को शहजादी की तरह पाला, क्योंकि ममता और संस्कार महलों के मोहताज नहीं होते।